हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में। हमने पार्ट 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कवर कर लिया था। अब हम पार्ट 2 में पूरा का पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को बिल्कुल ईजी वे में याद कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सेंटेंस है यहाँ पे, उसको अगर आप देखोगे तो आप इजीली याद कर पाओगे। तो सेंटेंस क्या है? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल मी अ स्मार्ट कोट। आप इस पूरे सेंटेंस के इनिशियल वर्ड्स को ध्यान रखना, आप इजीली याद कर पाओगे कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करें। तो जैसे कि पी के अंदर किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पोटेशियम के लिए। और आप सभी को पता है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। फिर एस सोडियम, सी कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, सी कार्बन, फिर जेड जिंक, आई आयरन, एल फॉर लेड, एच फॉर हाइड्रोजन, फिर सी फॉर कॉपर, देन एम फॉर मरकरी, देन एस फॉर सिल्वर और लास्ट में जी फॉर गोल्ड। इस सेंटेंस से आप बिल्कुल इजी वे में याद कर पाओगे पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ को। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? जो आयंस होते हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं दोनों रिएक्टेंट के बीच में। जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन है और यहाँ पे जो सल्फेट ग्रुप है, ये आपस में क्लोरीन इसके पास चला जाएगा सोडियम के पास और SO4 Ba के पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? BaSO4 और NaCl बन जाएगा। तो क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए। Cl इसके पास था, अब इसके पास आ गया, और उसके बाद जो SO4 था वो किसके पास आ गया? मीडियम के पास आ गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सब्सटेंस बना वो क्या होता है? सॉलिड होता है। मतलब ये दोनों के दोनों पानी के अंदर डिज़ोल्व हो रखे थे, एक्वस था। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो ये कैसा आ गया? सॉलिड में आ गया, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट आ गया। जब भी प्रोडक्ट साइड में आपको कोई इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिले तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जो ऐसी रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनेगा किसी रिएक्शन के अंदर उसको हम क्या बोल देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू गिव्स सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो अगर आप देखोगे तो ये टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। जो आयंस है वो क्या हो रहे हैं? म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो ये सॉलिड है, और सॉलिड को जब भी सिग्निफाई करना पड़ता है तो हमें ऐसे डाउन एरो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या सा रिएक्शन हो गई? ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। अगली बात आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाली रिएक्शन होती है जिसके अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इधर आप एग्जांपल में देख सकते हो, कॉपर को अगर आपने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से तो आपको क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड मिल गया। तो हमने क्या करा दिया? बेसिकली गेन ऑफ ऑक्सीजन करा दिया कॉपर के अंदर। तो कैसी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि अ सब्सटेंस ए और अ मेटल ए when reacted with oxygen gives an oxide that is black in color. Name the metal and the oxide. तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ब्लैक कलर ऑक्साइड होता है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। और ये सब कुछ NCERT के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कई बार। अगली बात आती है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? जस्ट रिवर्स है ऑक्सीडेशन का। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो देखो, यही वाला कॉपर ऑक्साइड हमने क्या करा है? बेसिकली इस रिएक्शन का रिवर्सिबल फॉर्म देख रहे हैं, कैसे इस रिएक्शन से वापस कॉपर को गेन कर सकते हैं। तो हमने क्या करा? इस कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट कराया हाइड्रोजन गैस से। हमने क्या कराया? बेसिकली यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एडिशन कराया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर मिसिंग हो रहा है प्रोडक्ट साइड में। तो अब यहाँ क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। जो अगली टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, मतलब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
हम फिर से अभी जो हमने रिडक्शन में एग्जांपल देखा था उसको देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता था? ब्लैक कलर होता था। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन से, तो हमने देखा था ये कॉपर जो था, कॉपर ऑक्साइड, इसने क्या करा था? अपना ऑक्सीजन लीव कर दिया था, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो गया था, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था? ये हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन को गेन कर लिया था, और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। मतलब ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था, और हाइड्रोजन क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो एक ऐसी रिएक्शन हो गई रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों के दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब अगली बात है, एक और एग्जांपल देखें तो ZnO, ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। अगर आप इसका कार्बन से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप देखो कि जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? बेसिकली रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन लीव कर दिया। लेकिन अगर आप कार्बन को देखोगे तो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करा है, मतलब कार्बन के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये भी कैसा हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो MnO2 रिएक्शन कराया आपने HCl से, तो आपको क्या मिल गया? MnCl2 और H2O। अगर आप इसके अंदर भी देखोगे तो Mn को अगर आप क्लोजली देखो तो इसने क्या करा? बेसिकली यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके अंदर रिडक्शन हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और अगर आप देखोगे HCl को, HCl ने क्या करा है? ऑक्सीजन को इधर गिर लिया, H2O बना लिया है, मतलब उसके अंदर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रखना कि जो भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसको हमेशा कहाँ देखोगे? रिएक्टेंट साइड पे देखोगे। हमेशा आंसर रिएक्टेंट साइड का ही होगा। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सारे के सारे आंसर कहाँ से आएंगे? आपके रिएक्टेंट साइड से ही आएंगे। प्रोडक्ट साइड को आपको भूल जाना है आंसर देने से पहले। तो अगर हम पहली रिएक्शन उठाएं तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, वो कौन सा है? H2 है। अब लेकिन अगर हम बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन करवाएं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इधर H2 का ऑक्सीडेशन क्यों हो पाया था? क्योंकि इधर कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लीव करा था, मतलब H2 का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ? कॉपर ऑक्साइड की वजह से हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया। अगर आप देखो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि रिडक्शन कराएंगे? तो अगर आप देखोगे अगर H2 आया नहीं होता, कॉपर ऑक्साइड के पास H2 नहीं आया होता, तो इसका रिडक्शन नहीं होता। H2 के आने की वजह से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, मतलब ये कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो H2 रिड्यूसिंग एजेंट और CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नीचे वाली रिएक्शन में अगर हम देखें तो ZnO प्लस C, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? तो अगर आप देखोगे ZnO रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन लीव कर दिया। और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब अगली बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो देखो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो इसको कौन ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प कर रहा है? इसका ऑक्सीजन जो इसने लीव करा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? आपका जिंक ऑक्साइड हो जाएगा इसके अंदर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा इसके अंदर? ऑब्वियसली कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन नहीं होता तो ये रिड्यूस भी नहीं होता, तो रिड्यूसिंग एजेंट इधर कार्बन हो जाएगा। अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? जब मेटल का सरफेस उसके आसपास की सराउंडिंग वाली चीज़ों से इफेक्ट हो, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड, तो उसे हम बोलते हैं कोरोजन। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर की जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं उसे हमें कुछ समय बाद क्लीन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आती है। ब्लैक कोटिंग क्यों आती है? बिकॉज ऑफ कोरोजन। अगली बात है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। यहाँ पे सिल्वर नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा। कॉपर के ऊपर क्या आती है? ग्रीन कोटिंग आती है उसके कोरोजन की वजह से। नेक्स्ट है वो जो कि काफ़ी फेमस है, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। इसको आप दूसरे तरीके से क्या जानते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन भी जानते हो आप इसको। अब क्या है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं कोरोजन को। तो कुछ चीज़ें में से क्या है?
पहली चीज़ है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि आयरन के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बेसिकली जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं। इसका करने के पीछे का मोटिव ये है कि जिंक जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पहले जिंक का जो मेटल सरफेस होगा उसको इफ़ेक्ट होगा, और जो आपका आयरन है उस लेयर के नीचे वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। दूसरा तरीका होता है पेंट कर देना। पेंट में भी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसकी मेटल के सरफेस को डायरेक्ट एक्सपोजर से बचा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर डायरेक्ट मॉइस्चर या एसिड का कुछ भी प्रभाव ना पड़े। और भी इसके तरीके हैं, आप इसको देख सकते हो। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में आ गए हैं, वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में क्या होता है, जब भी फैट एंड ऑयल की जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं तो उनका जो स्मेल और टेस्ट होता है ना वो चेंज हो जाता है, मतलब बेसिकली वो ख़राब हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, रॉटिंग ऑफ चिप्स एंड फूड सब्सटेंसेस। जैसे कि अगर आप चिप्स को ऐसे ही नॉर्मली एयर में खोल दोगे तो अगर आप देखोगे तो वो 10-12 घंटे बाद क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आप उसको बोलते हो सिल गया है, मतलब उसका बेसिकली क्या होता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो आपको क्या रेंसिड फूड खाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए हमें रेंसिड फूड। अगली बात आती है कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि अगर आप देखोगे घर के अंदर या काफ़ी जगह चीज़ों को हमें काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखना होता है। तो पहली बात है कि एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं हम खाने के अंदर ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व हो सके। दूसरी बात आपने कॉमनली देखी होगी कि नाइट्रोजन को फिल करा है चिप्स के पैकेट के अंदर। अब नाइट्रोजन ही क्यों फिल करा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, और नॉन रिएक्टिव गैस है तो वो रिएक्ट नहीं करेगी आपके फैट और ऑयल्स के साथ जो भी चिप्स के अंदर होते हैं, और वो रेंसिड नहीं होंगे। थर्ड चीज़ आती है वेजिटेबल ऑयल। अब देखोगे तो जितने भी पिकल्स होते हैं, जितने भी अचार होते हैं, उन सब के अंदर वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है। इससे क्या होता है कि वो सड़ते नहीं हैं जल्दी। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को, और उस पूरे चैप्टर को हम थोरली कवर करेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe to our channel for more amazing content. Do show your love in the comment section and do not forget to press the bell icon to get the notification of our new video. Thank you.